हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो। और आज का जो इंटरव्यू है बहुत ज़्यादा फुल एक्सपीरियंस होने वाला है। एक पूरी जर्नी जो सीए माधव शर्मा है, वाई आई एम फोकसिंग ऑन सीए माधव शर्मा, बिकॉज उनकी जो जर्नी है सीए कंप्लीट करने की, कैसे उन्होंने वो फेज़ देखा। बिकॉज आई नो हिम फ्रॉम लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, बट मुझे कभी वो पता नहीं था कि ही हैज़ फेस दिस मच स्ट्रगल इन हिज लाइफ, and still he is able to qualify his chartered accountancy just a few weeks back, right? I can say that he is a proud multiple attempt CA qualified, वो एक प्राउड मल्टीपल अटैम्प्ट CA क्वालिफाइड हैं। और उन्होंने अपनी पूरी जर्नी, ऑल्दो ही इज़ ऑल्सो CMA USA क्वालिफाइड, एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, क्योंकि उन्होंने नॉट जस्ट ये बताया है कि स्टडी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे उन्होंने CA क्लियर करी, क्या क्या स्ट्रगल आई, कि कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करी, IPCC में क्या रेफ़र करा, फाइनल्स में क्या रेफ़र करा, क्या स्टडी आवर्स से स्केड्यूल का रहा। इन सब के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने डेप्थ इनसाइड, जो कहते हैं ना कि उनकी पूरी जर्नी में कौन साथ था, कैसे उन्होंने लाइफ के इस एक फ़ेज़ को जिसमें उनके फादर की डेथ हुई, और स्टिल ही इज़ एबल टू कंप्लीट, एंड उन्होंने इतना फोकस करा अपनी CA पे कि उन्होंने उसको कंप्लीट करा। बेसिकली आफ्टर वॉचिंग दिस इंटरव्यू यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट life, that if life defeats you and you have a courage to come back and show that you are still not dead, you are still alive, and you can still prove yourself and achieve your dreams. This interview is all about inspiration, the story of hard work of a multiple attempt CA qualified, and also he is going to share not just study strategy, as I said, not just about his journey, his schedule. He is going to share everything about कि ताकि आप भी इंस्पायर हो पाए, आप भी एक एक आपको भी मोटिवेशन है कि यार लाइफ तो डिफीट हमेशा करती रहेगी, बट हमें नहीं रुकना है ना, हमें कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं होना कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है। बिकॉज मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन किसी की लाइफ में आ सकती है जो CA माधव शर्मा ने एक्चुअली फेस करी अपनी लाइफ के अंदर। तो ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इंटरव्यू को शुरू करते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एक कोई स्टोरी है जो बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पायरिंग है, एंड कैन हेल्प समवन, बेसिकली आई फील लाइक एक लाइफ का टाइम आता है जहाँ पे यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, ताकि दूसरों की लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन हो, वो सीख पाएँ, वो इंस्पायर हो पाए, मोटिवेट हो पाएँ, तो आप डायरेक्टली मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी कैन schedule an interview on a Zoom, and then I will upload that interview on YouTube channel. तो इस तरीके से we can work together to inspire not just few of the people but lot of people out there in the world, right, ताकि लोगों के इंस्पिरेशन मिले और वो आगे बढ़ पाएँ अपने लाइफ के अंदर, और एक गाइडेंस मिले जो एक्चुअली में बहुत नीडेड है आज की जनरेशन को, आज की सोसाइटी के अंदर। सो वो मेरा मोटिव है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्टोरी शेयर हो, यूट्यूब चैनल पे लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वो रीच आउट हो वो वीडियो लोगों पे, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा लिंक्डइन के ऊपर। इसके साथ साथ इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल। 5,000 का गोल ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक इट्स अराउंड 100 सब्सक्राइबर आई नीड, तो 5,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो जाएंगे। इट विल नॉट जस्ट मोटिवेट मी टू डू मोर वर्क बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन टू लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, बिकॉज जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा बेल आइकन लोग प्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा चैनल को रीच मिलती है, इतने ज़्यादा वीडियो को जैसे लाइक्स मिलते हैं, उतने ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाती है। तो एक आई एम नॉट ट्राइंग कि मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐसा कुछ चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट बैक इन टू द सोसाइटी, ताकि लोगों को एक गाइडेंस मिले, इंस्पिरेशन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे दे आर हैविंग the solution of everything, not just about courses, not just about job opportunity, but about the difficulties of life, जहाँ पे वो वीडियोस को देख के इस प्लेटफॉर्म पे इंस्पायर हो पाएँ और मोटिवेट हो पाएँ। ये भी मेरा मोटिव है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ज़रूर
दबाइएगा ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसके साथ साथ मैंने एक और एज आई सेड आई एम ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का प्लस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उनको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज उसमें मैं डेली बेसिस पे आई एम नॉट ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ दैट ग्रुप और चैनल। एक्चुअली आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लोग एक दूसरे की हेल्प करें उस ग्रुप से जुड़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी इज़ आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सम कोर्स लाइक CA CPA CFA, तो आप एक दूसरे की हेल्प करें, कम्युनिटी बिल्ड हो पाए। और उन ग्रुप्स और ग्रुप प्लस चैनल में दोनों में मैं डेली बेसिस पे उडीमी के फ्री कोर्सेज कूपन कोड और भी अदर कोर्सेज, कोर्सेरा के फ्री कूपन कोड्स और अलॉन्ग विद आर्टिकल्स एंड ई बुक्स, जो भी फाइनेंस अकाउंटिंग के टॉपिक से रिलेटेड, वर्ल्ड अपडेट्स के बारे में, फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में, मुझे कोई भी ऐसा टॉपिक मिलता है मैं उस ग्रुप में अपडेट करता हूँ, तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आप अपडेट रह पाएंगे कि व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। अलॉन्ग विद इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियरली go in that group, ask to anybody, even I will surely reply of your doubts and queries. And this is why I have created that group, and also a broadcasting channel which is telegram channel with the name of Himanshu Sanjeev Sharma। तो उन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस इंटरव्यू को। प्लीज़ इंटरव्यू को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि इससे ज़्यादा मोटिवेशन इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी, बिकॉज इट्स रियली अ हार्ट टचिंग स्टोरी, राइट? नॉट जस्ट अबाउट क्वालिफाइंग अ क्वालिफिकेशन बट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, कि वो क्वालिफाई करने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। Start. Hello, Madhav. Welcome to the YouTube channel. Basically, I think this is going to be fifth interview of my this YouTube channel. And what I'm actually trying to do is bringing the people who can share the experience, अपनी पूरी journey और कैसे उनका experience रहा है with different qualifications, or because only then the people who are actually seeking guidance or a pathway, they can be helped, they can be have a motivation, inspiration around कि हाँ यार, this can be done as well, there is no way कि ये चीज नहीं हो सकती. So this is the a motive of doing a lot of interviews and connecting with a lot of people. And thank you that you gave your time for today. So let's start with a brief introduction of yourself. और बात करते हैं आपके बारे में. पहले आप briefly introduce करें ताकि लोग जान पाए, relate कर पाए अपने आप को आपसे ज़्यादा से ज़्यादा. Yes. ठीक है। थैंक यू हिमांशु। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए, ताकि और प्रॉस्पेरिटी आए हमारे फील्ड में स्पेशली, उसके लिए थैंक यू, और प्लेजर इज ऑल माइन। सो एज फार एज माय इंट्रो इज कंसर्न्ड, मेरा नाम माधव शर्मा है। मैं रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ यूएस का। एंड मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है फ्रॉम श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वे बैक इन 2013। And as far as my experience is concerned, professional experience, currently I'm working with the BSRN company, which is associated with the KPMG India. Prior to that, I was with the SR Bartley Boy and Company, which was associated with EVA India. And my mother name is Usha Sharma. She is a teacher in a school. And my father, उनका नाम स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी हैं। वो अब यहाँ पे नहीं है, बट हाँ, उनकी ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। Yes, truly. That says that कि आपकी जर्नी काफी डिफिकल्ट तो रही है, बट बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे हैं. एंड एज वी नो कि आज की जो पूरी कन्वर्सेशन होनी है, इट्स गोइंग टू बी मोर ओवर ऑन हाउ यू अकम्प्लिश योर सीए, एंड क्या क्या हम्म। डिफिकल्टीज रही थी उसके अंदर, एंड इस जर्नी में बेसिकली आपने क्या क्या फेस करा ताकि लोग इंस्पायर हो पाए, और दे 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 वुड हैव अ गाइडेंस कि यार इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी दे still hope that this can be done. So my first question is like, what made you choose CA over other courses? बहुत सारे options थे, मतलब आप छोड़ के जा भी सकते थे, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते थे, बट क्यों CA ही, और क्यों CA मतलब बाकी कोर्सेज से सबसे ऊपर?
इसको आंसर करने के लिए हिमांशु मेरे को ना मेरे ग्रेजुएशन के डेज को रिकॉल करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट मैं इंटरेस्टेड नहीं था पहले फर्स्ट 2 इयर्स में सीए में, बट ओवर द पीरियड मैंने ड्रिल डाउन करके कोर्सेज सिलेक्ट करे कि जैसे मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ तो मेरे पास दो कोर्सेज बच रहे थे। सीए जो मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट करा था, प्लस मैं करना चाहता सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। उस तो फिगर आउट करना था कि मैं कौन सा एक कोर्स करूं, तो मेरे पापा ने कई से डिस्कस भी करा। तो उन्होंने बताया कि ओवर द पीरियड सीएफए का भी स्कोप है, बट सीए का तो रहने ही वाला है, अभी तक भी था और आगे भी रहने ही वाला है। तो फिर पापा ने कहा कि एक काम करो बेटा, सीए करनी है नहीं करनी अभी मत डिसीजन लो आप ना। मैं सेकंड ईयर में था, तो आप ना ट्रेनिंग कर लो 2 महीने की सीए के अंडर। तो उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग करी एक सीए के अंडर 2 मंथ्स की इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप तो नहीं कह सकते, इंटर्नशिप। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को बहुत क्लैरिटी आई कि मेरे को सीए में क्या क्या एक्सपोजर मिल सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से जैसे आए थे हम, स्कूलिंग और कॉलेज, तो हमारे ये होता था हम स्टूडेंट होते थे, सामने टीचर बैठ के हमारी चीजें करेक्ट कर रहे होते थे, हम जब कॉपीज लेके जाते थे। मेरे को एग्जैक्टली वही फील आती थी कि जब क्लाइंट के पर्सन आते थे मेरे पास कि ये वाउचर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि वो प्रॉपर है कि नहीं। तो एक ऐसा फील होता था कि जो भी गलती है एट द एंड ऑफ द डे हमें वो फाइंड करनी, जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने इसलिए सीए कोर्स को प्रेफरेंस दी और सोचा कि जैसे ग्रेजुएशन होती है तो मैं सीए परस्यू करूंगा रादर देन कोई और कोर्स। तो ये था रीजन एक मेरा। और बेसिकली आपकी जर्नी कितनी लंबी रही है सीए को कंप्लीट करने में, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर? ओके तो जैसे ही मैंने 2013 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मेरा फोकस क्लियर था कि मेरे को सीए करनी है। तो उसमें यह था कि डायरेक्ट एंट्री से आप ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि मैं ग्रेजुएट था, प्रोवाइडेड यू हैव टू स्कोर 60% इन ग्रेजुएशन। तो मैंने 60 को कंप्लीट करा। और मेरे को ये पता था कि मैंने सीए ही करनी है। तो जब तक मेरा रिजल्ट आना था बीकॉम का, तो मैंने कर ली जॉब 2-3 महीने की गैप में। एक तो एक डिसिप्लिन आता है करियर में, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो जो भी मैंने अर्न करा वो मेरे को, मैंने बेसिकली अपने सीए जो आईपीसीसी की फीस थी उसको पे करने के लिए मैंने सेव कर लिए। तो वो भी एक पेन होता है कि जब आप छोड़ते हो तो आपको चीजें समझ याद आती है गए। कि यार आपने आपने वो चीजें करी, आपको ऐसे फ्री में पैसे नहीं मिले हैं। तो वहां पे मैंने सीए की जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी मेरी, आर्टिकलशिप शुरू हो गई थी बीइंग डायरेक्ट एंट्री पर्सन। बट ओवर द पीरियड जैसे ही मतलब मेरे कुछ मंथ्स ही हुए थे तो मेरे को पता चला कि मेरे पापा को ना कैंसर है, एंड वो भी लास्ट स्टेज कैंसर है। तो विच मीन्स कीमो भी काम नहीं कर पाएगी उसमें। तो ओवर द पीरियड हमने जो भी चीजें हो सकती थी उनका ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली में ही आईएलबीएस में। फिर बट डॉक्टर्स ने अल्टीमेटम दे दिया था कि अब जी देखिए कुछ मंथ्स या कुछ ईयर हैं, आप सेवा कर लीजिए बस, बाकी तो और कुछ नहीं हो सकता। तो वो बहुत ना सेटबैक लगा था मेरे को। फिर क्या हुआ जर्नी में, ये कब की बात है, जब आप कौन सी स्टेज पे थे बेसिकली अपनी लाइफ में? सीपीटी और 21 साल आईपीसी? का। ओके। सीपीटी तो मेरा एग्जाम था, आईपीसीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था आर्टिकलशिप ओके के साथ। ओके ओके। और ये 2014 की बात है, 2013 एंड में मैंने एनरोल करा था ग्रेजुएशन के बाद। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और मेरा अटेम्प्ट था 2014 नवंबर में, फर्स्ट अटेम्प्ट था आईपीसीसी का। इससे पहले मैंने कुछ नहीं दिया था पेपर, और मेरे को कुछ महीने पहले ये बात पता चल रही थी। तो बट मेरे को ये समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि यार पेपर में ध्यान ट्राई करते हैं, पेपर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं पेपर दे मतलब पास जाता गया, मतलब माइंड तो डाइवर्ट होता ही है। फिर किसी तरह मैंने पेपर प्रिपेयर करे, पेपर दिए जाके। हमारा एक क्या हो गया था, टैक्स का पेपर ना डिले हो गया था क्योंकि कहीं ना कुछ इश्यू हो गए थे, तो हमारा टैक्स पेपर डिले हो गया था 10 डेज से। हमारे ग्रुप 1 में, मैंने ग्रुप 1 अपेयर करा था आईपीसीसी का, और वो मेरे को आज भी याद है, 23 दिसंबर को मेरा पेपर हुआ था आईपी टैक्स का। 23 दिसंबर को मैं फ्री हुआ था, फिर मैं पापा के साथ बैठा और मेरे को पता चला कि एक रिपोर्ट उनकी आनी है आईएलबीएस से। वो बताएगी कि क्या कल्चर हो के क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है पापा की। और वो कुछ वीक्स पुरानी थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैं जा नहीं पाया था। तो वो जैसी रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि कुछ वीक्स की लाइफ बची है। ओके, और बिल्कुल वो, लास्ट स्टेज। हाँ, और वो कुछ वीक्स पुरानी रिपोर्ट थी हिमांशु।
ओ, ओके, कुछ वीक्स पुरानी थी और कुछ वीक्स पहले ही पता लगा था। नहीं, कुछ वीक्स पुरानी रिपोर्ट थी और उसमें लिखा था कि कुछ वीक्स ही बचे हैं उनके लाइफ के। ओके 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 ओके। तो पहले तो ये शौक लगा कि कुछ वीक्स बचे हैं। फिर 5 मिनट बैठ के सोचा कि यार ये तो मतलब 2-3 हफ्ते पुरानी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स काफी खिंच गए थे, विच मीन्स टाइम कुछ बचा ही नहीं इसका मतलब। तो 24 को मैंने एनालाइज करा, रात को सोया। नो वरीज, यू कैन टेक योर टाइम। ये होता है जब आप लाइफ की ऐसी स्टेज पे आ जाओ, जब आप अकम्प्लिश कर लो। आई एम इन द सेम सिचुएशन। लास्ट ईयर जो मेरे साथ मेरी दादी गई और मेरे लिए सब कुछ वही था, तो आप रिमेम्बर करते हो कि काश वो होते, तो कुछ दिखाने के लिए उनको भी होता। जब उनका देखने का टाइम था तब वो एक्चुअली में चले जाते हैं। तो मुझे आज भी याद है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब जाके समझ में आता है कि उनको समझ में आ गया था कि उनका लास्ट टाइम आ चुका है। तो बस ये कहना चाह रहे थे कि शायद से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें छोड़ दी है, उसको करना। किसी तरह वो पीरियड निकला। फिर फैमिली ने मेरे को संभाला, मतलब मम्मी को, मेरे को। मेरा ब्रदर अलग हो चुके, हम थे वहां से, वो मैरिड थे। तो टेक्निकली हम फैमिली में हम दो ही बचे थे। तो किस तरह मेरी रिलेटिव्स ने संभाला, फाइनेंशियली सपोर्ट करा कि क्या क्या रेवेन्यू हो सकते हैं, क्योंकि जीरो हो चुके थे आई हमारे अंडरस्टैंड। रेवेन्यूज। हमारे मतलब इनकम हमारी कुछ थी नहीं। तो हमें इनकम जनरेट करनी थी और हमें सरवाइव करना था। ये सबसे वर्स्ट पार्ट था, क्योंकि हम सिर्फ उस फेज में नहीं रह सकते थे कि हमने किसी को खो दिया है। हमें अभी देखना है कि शेल्टर मिले, और हमें सीए की जर्नी मेरी स्टार्ट ही हुई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो किसी तरह हमने रेवेन्यू जनरेट करे। मैंने मतलब काम देखा, मेरी आर्टिकलशिप चल ही रही थी, मैंने काम देखा, मेरी मम्मी भी काम करना शुरू हो गई। तो मेरे मामा का टेक अवे था, रेस्टोरेंट नहीं था, टेक अवे है। ओके। बेसिकली डिलीवरीज होती है मेजरली वहाँ डिलीवरीज पे, की। है ना। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था 7 बजे तक आर्टिकलशिप की। फिर मेरे मामा ने कहा था कि यहाँ पे आ जाया कर, 7 से लेके जब तक तेरा मन करे तू काम कर ले। तो मैं 12-1 बजे तक काम करता था वहाँ पे। तो डिलीवरीज करता था, कैश हैंडल करता था वहाँ पे, क्योंकि मैं फैमिली मेंबर था, तो वो रिलाई कर सकते थे कि हाँ ये कैश हैंडल कर लेगा। हम्म। एक रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है। और फिर इन द एंड मतलब कुछ खाने को एक टाइम का मील मेरा और मेरी मम्मी का बन जाता था वहाँ पे। मतलब आपको सुनने में शायद अजीब लगेगा कि एक टाइम का मील से क्या होता है, कुछ पैसे तो हैं, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली तो में किस तरह। लाइफ में ये फेस आता है तो द सेम थिंग आई वुड से। जब आप लाइफ में सब अकॉम्प्लिश कर लेते हो तो आपको ये सब चीजें बहुत जल्दी याद आना चालू हो जाती हैं कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया हूँ। एग्जैक्टली exactly। तो किस तरह करके मैंने आईपीसीसी क्लियर करा, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप तो चल ही रही थी, और अर्निंग्स के सोर्स को भी देखना पड़ता था, और ट्यूशन भी पढ़ाता क्योंकि था। ट्यूशन फीस भी जाती होगी आपकी एग्जाम फीस जाती थी, ट्यूशन फीस भी जाती थी, और मैं ट्यूशन पढ़ाता था सो दैट मेरे को एक्स्ट्रा हो जाए, पढ़ाता क्योंकि जी, हमें अच्छा। स्टाइपेंड ज्यादा मिलता नहीं था। तो ओवर द पीरियड मैंने आईपीसीसी क्लियर करा, बट मेरे को ये दिख रहा था कि आईपीसीसी कंसीडर करा जाता है फाइनल से थोड़ा इजी, टू बी ऑनेस्ट, सीए फाइनल से। तो अब मैं फाइनल करूं, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था उस टाइम पे, सीए फाइनल। तो मैंने क्या करा कि मैंने ना एक्सप्लोर करा कि कोई ना कोई एक बैकअप डिग्री मेरे को ऐसे मिल जाए, इन केस अगर वो मेरी सीए फाइनल नहीं होती है, तो मेरे को ये एक बैकिंग दे सके, सो दैट एक मैं अर्न कर सकूं। समझ क्योंकि गया। एट द एंड ऑफ द डे पहली फैमिली को आप अर्निंग दोगे, तो जाके आप सोच सकते हो आप आगे के करियर्स का। तो मैंने सीएमए चूज करा, एंड फॉर्चुनेटली आप मेरे को वहां मिले हाँ, हम वहीं ट्रेनिंग्स में। मिले थे yes। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने सीएमए स्टार्ट करी, और सीएमए मैंने जैसे ही कोचिंग्स करी तो मेरे को समझ में आ गया था, जब मैंने पास्ट ईयर पेपर देखे, कि मेरे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वो वाले पेपर्स।
तो फिर हमारे एक टीचर थे लाहौर के, आपको भी पता ही है, हाँ, काफी हेल्प करी है सर ने, आसिफ हनीफ सर। Asif Hanif sir, yes, yes, he is तो not less than बहुत a god. बहुत Yeah. सही में, तो क्या कहते हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली कि सर अब मैंने कोचिंग कर ली है, बट अब मेरे से लास्ट ईयर के पेपर देख के मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे एक डिटेल्स में कोचिंग मतलब गाइड करा, फ्री ऑफ कॉस्ट। Yeah. उन्होंने गाइड करा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पार्ट निकाले। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ऐसा लगा कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सीए में Mm-hmm. निकालते ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फिर देखा कि ऐसा नहीं है, सिचुएशंस ऐसी थी कि जो मैं कर नहीं पा रहा था सीए आईपीसीसी मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, बट ऐसा नहीं कि मैं सीए फाइनल निकाल पाऊंगा, मेरे में है इतना कैलिबर। तो समझ फिर गया. मैंने क्या करा, तो मैंने एक थोड़ा ब्रेक भी हो गया था सीए से मेरे को कुछ महीनों का, तो एक माइंड फ्रेश सा हो जाता है कि हाँ एक जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने ये देखा कि फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ तो घर पे देना पड़ेगा, और कुछ आपको कोई क्या कहते हैं फीस भी पे करनी पड़ेगी, कोचिंग्स भी होंगी। तो आप ये मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप चाहते हो तो आप कर नहीं सकते, आपको फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई कि मेरे को नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में क्या क्या खर्चे होने हैं मेरे सीए फाइनल पढ़ाई में। ठीक है, घर खर्च कितना चल सकता है, और प्लस मैं किन किन सोर्सेज से पैसे वो ले सकता हूँ, फ्रेंड से, रिलेटिव से, ओवर द पीरियड, सो दैट मेरे फंड इनफ्लो और आउटफ्लो मेरे मैच कर जाएं। अदरवाइज मैं सीए फाइनल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने किस तरह अरेंज करे ये चीजें, और अपनी जर्नी स्टार्ट करी मैंने। 2017 की बात है, 16 में मैंने आईपीसी क्लियर कर लिया था, 17 में मैं सीए में था, और 17 के एंड से लेके आगे मैंने एनरोल कर लिया था अपने सीए फाइनल में। तो अब वहां पे ये था कि मेरा मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, कि आपको क्या सही फैकल्टी मिलेगी, क्या मटेरियल फॉलो करना है। और आप फर्स्ट जनरेशन अगर सीए बन रहे हो हम्म. तो बहुत ही स्ट्रगल होती है आपको, आपकी हर चीज ना हिट एंड ट्रायल होती है। तो मैंने मैसिव रिसर्च करी, उसमें निकाला कि मैं क्या क्या चीज कर सकता हूँ सो दैट मेरे पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं, हम्म. मैंने किसी और को उधार ले रखे हैं। तो मैंने A to Z रिसर्च करी, तो मेरे को पता चला कि दो ग्रुप्स होते हैं सी फाइनल में, हिमांशु। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। मैंने फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करा। उसमें मेरे को पता चला कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट का, और ऑडिट सबसे फेल करवाता है ग्रुप 1 में। तो मैंने ऑडिट में बहुत ज्यादा मेहनत करी। और फिर दूसरा मेरे को पता चला कि मेरा एक एसएफएम होता है, विच इज क्लोज टू सीएफए कह सकते हो। उसमें Strategic फाइनेंस के काफी financial सारे, management. या उसमें Okay. काफी सारी चीजें रिलेटेड होती हैं हम्म. सीएफए के। और मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सीए से पहले सीएफए में था CFA के इंटरेस्टेड। लिए, yes. तो मैंने क्या करा कि मेरे को लगा कि मैं इसमें स्कोर कर सकता हूँ, उसमें स्कोर हो भी सकता था। तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ज्वाइन कर ली, सो दैट Uh, एक मेरे को अपर एज मिल जाए। just to experience तो that. हाँ, सो दैट कि मेरे को कुछ ना कुछ एक्सपोजर ऐसा मिलता रहे। मैंने ना उसमें म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में काम करा था, तो क्लाइंट्स को मैं म्यूचुअल फंड्स एडवाइस करता था, उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से, उनके एपेटाइट के हिसाब से, और उनके एज ब्रैकेट के हिसाब से। तो वो एक मेरे को एक्सपोजर मिलता गया, प्लस मैंने थोड़ा बहुत ना उनका क्या कहते हैं शेयर्स बाय सेल का जो विंडो होती है वो भी हम्म. हैंडल कर रखी थी। तो मेरे को समझ में आता था कि मैंने एंजल ब्रोकिंग में जाके ट्रेनिंग ली, तो वो चीज मेरे को सारी ना एसएफएम में काम आ गई। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएफएम निकाल दिया। हमारे में क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया 40% ईच सब्जेक्ट, एग्रीगेट 50%, तो आप पास होते हो। Got it. अगर आपका इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया पास नहीं हो रहा है, बट किसी एक सब्जेक्ट में आपके 60% है, तो वो एग्जम्प्ट है। Okay. तो मैंने ये सोच लिया कि अगर मैं पूरा ग्रुप नहीं निकाल सकता, तो मैं पे एक पेपर तो मैं निकाल ही लूंगा, एग्जाम कर ही लूंगा, और वो Exempt. एसएफएम हो सकता। तो एसएफएम मेरे 70 मार्क्स आ गए। वो बहुत मेरे लिए अचीवमेंट थी, आज भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो मेरे को ये था कि जो मैं करता आ रहा हूँ वो सही है, मेरा समझ थॉट गया. प्रोसेस सही है, मेरे मटेरियल स्ट्रैटेजी जो सही है। तुमने बनाई है, जो तुमने पूरी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो मैंने यही फॉलो करके फिर मैंने ऑडिट और बाकी की जो दो सब्जेक्ट थे उनमें मेहनत करके फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ग्रुप 1 निकाल दिया। फिर तो मैं और क्लियर हो गया कि अब तो मैं निकाल ही सकता हूँ। समझ गया. तो इसमें बेसिकली एसएफएम में मैंने मटेरियल, एक फैकल्टी थे, नाम ले सकते हैं? हाँ, yes, yes, for sure. ओके।
आदित्य जैन सर से मैंने कोचिंग ली थी और वो काफी ब्रिलियंट पढ़ाते हैं। अगर किस और एसएफएम के लिए, ऑडिट के लिए अगर मैं मटेरियल बोलूं तो आरती लाहौती मैम का काफी अच्छा था। अ, आप उनकी सिर्फ बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। और लॉ के लिए मैंने अर्पिता तुलसियान मैम की सिर्फ बुक फॉलो करी थी, और उनकी रिवीजन वीडियोस मैंने उनसे कोचिंग ले ली, बहुत अच्छा पढ़ाया था। और एफआर, विच मीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके हम्म। लिए भी मैंने अपने फ्रेंड से प्रवीण शर्मा सर के नोट्स बोरो कर लिए थे, ताकि मेरे को वो हेल्प हो जाए। और उनकी जो भी वीडियोस थी यूट्यूब पे मैंने वो गो थ्रू करा, और मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल स्कैन करा मल्टीपल टाइम्स, 2 बार, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ। तो ये थी फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी। अब अब आते सेकंड ग्रुप पे। अब सेकंड ग्रुप पे मेरे को नहीं पता था कि काफी ह्यूज टाइटैनिक मेरे सामने हम्म। खड़ा है। मेरे को लगा ये जैसे निकला है वो वैसे निकल जाएगा। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है लाइफ में। हुआ क्या, मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी आर्टिकलशिप, वो थी फाइनेंस में और ऑडिट में मेजरली। ठीक है। ठीक है, और ऑडिट में भी मेरे बैंक ऑडिट मेजरली थे। बट मेरी टैक्सेशन में मेरी ना इतनी पकड़ नहीं थी। अगर आप आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग में टैक्सेशन का इतना काम नहीं करते तो आपकी कहीं ना कहीं पकड़, सीए फाइनल के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें कमजोर पड़ जाती है। समझ गए। और ये दोनों मेरी वीकनेस बन चुके थे। तीसरा एक होता है कॉस्टिंग, सीए फाइनल ग्रुप 2 में। हम सीए में हम अच्छे से जान पाएंगे, यस। रिलेट भी कर पाएंगे। उसमें नंबर अच्छे नहीं आते बहुत ज्यादा। तो ऑल दो मैं सीए में था, बट फिर भी उसमें काफी कम था स्कोप, मतलब स्कोप, हाँ। 60% लाने का, एग्रीगेट बनाने का। तो ये मेरे को, ये ओवर द पीरियड मेरे को समझ में आई ये बात, ये ऐसे ऐसे है। तो मैंने क्या करा, अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को समझ में आ चुका है, तो मैं सॉल्यूशन इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर करने में ही हम्म। लगाया। 1-2 अटेम्प्ट जब निकले मेरे को समझ में आ चुका था कि ये नहीं निकलने वाला। हर बार मैं इसी विशेष सर्कल में फंस रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या कहते हैं, एक फर्म ज्वाइन करी, वहां पे मैंने अकाउंटिंग डिटेल्स में सीखी, सो दैट मैं टैक्सेशन का रेफरेंस सीख सकूं। और फिर ओवर द पीरियड मैं बिग 4 में स्विच कर गया। नंबर ऑफ मैं फॉर्म ईवाई में, चेंज करी है इस पूरी जर्नी में, आई थिंक। हाँ, तो मैंने रिक्वायरमेंट के जस्ट हिसाब से चेंज एक्सपोजर, करी हाँ, थी। एक्सपोजर। कि हाँ, अगर कि इन्वेस्टमेंट का मैंने, एक्सपोजर चाहिए तो इन्वेस्टमेंट फर्म ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर। एग्जैक्टली समझ। एग्जैक्टली तो वही रूट कॉज एनालिसिस करा, और मेरे को जो समझ में आई चीजें कि क्या क्या हो सकता है उसमें। तो फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, ऑडिट में अगर मैं बिग 4 में चला जाऊं तो उसमें रिलेटेड टैक्सेशन का पार्ट काफी अच्छे से टैक्सेशन। मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि हर हम्म। चीज में वहां पे टैक्सेशन आता ही आता है। तो वो मेरे को काफी हद तक हेल्प कर गया इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट, वो, हाँ, 1 मिनट, टैक्स का जो भी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, उसके अंदर क्या हुआ, फिर मैंने फॉर्चुनेटली मेरे इनडायरेक्ट टैक्स में वन ऑफ हाईएस्ट आ गए इंडिया में। आई स्कोर्ड 85 मार्क्स इन दैट, ओह वेल। आउट ऑफ 100। तो और मैं खुद में चेंज काफी देख पा रहा था कि मेरे को याद है, मैं एक बार क्लाइंट से डिस्कशन कर रहा था जीएसटी के अंदर कि ये इशू होने चाहिए। तो मैंने पहले उनके एसोसिएट से बात करी, उनके मैनेजर से बात करी, फिर उनके टैक्स के हेड से बात करी, फिर उनके सीधा क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से बात करी मैंने, और फिर समझाया और उन्होंने चेंजेस करे। तो मेरे को समझ में आया यार, हाँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। ये चीजें समझ जो गया। जो ओवर द पीरियड आ रहे हैं, मैं गेन कर पा रहा हूँ, ग्रैब कर पा रहा हूँ। फिर इस तरह से मैंने क्या कहते मतलब हैं, ये इनडायरेक्ट बहुत टैक्स, बहुत सही स्ट्रैटेजी थी कि मतलब ये मतलब मुझे भी सीखने को मिला है। यूजली बहुत कम लोग अपना रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक करने के लिए, और एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। अगर वो कर भी लेते हैं एग्जैक्ट कि अच्छा है मैं गलत जा रहा हूँ, तो वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से वो फेलियर दोबारा देखने को मिल जाता है। बट एक्चुअली में एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी को चेंज करना और एक न्यू फॉर्म को ज्वाइन करना जस्ट टू सी दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आई डोंट थिंक कोई करता है। लोग यूजली नहीं चेंज करते एक फॉर्म को अपने उस चीज को मेंटेन करने के लिए कि यार शायद इससे मैं कुछ नया सीख पाऊंगा या मैं चेंजेस ला पाऊंगा। तो आई थिंक बहुत मेरे जो सक्सेस का रीजन था वो यही था कि मैं, जो चीज जरूरी थी, चाहे वो टफ है, टफ मेरे है। को वो करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी। अगर मेरे को वो करनी ही पड़ेगी, ये नहीं कि मैं कह सकता कि वो अगर इजी पाथ चुन लो
जस्ट टू समझ सरपास गया। द टाइम, ऐसे नहीं चल सकती चीजें। तो वहां से मेरे को गैदर हुई एक्सपीरियंस, और फिर मैंने अपने बाकी के सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करा, और फॉर्चुनेटली मई 22 में मेरा सीए फाइनल क्लियर हो गया। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट में मैंने यशवंत मंगल सर के रिवीजन वीडियोस और उनके समरी नोट्स फॉलो करे थे। और समरी नोट्स को भी मैंने और क्रिस्प बना दिया था। अगर उनके 10 पेज के समरी नोट्स हैं, हम्म। तो मैं उनको 2 या 3 पेज पे ले आया था एक चैप्टर के। और जो जो चीजें याद करने की है, जैसे हमारे यहाँ पे सीए में क्या होता है, हमारे ड्यू डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, हमारा अप्रूवल किससे चाहिए होता है, ये चीजें बहुत क्रिस्प और चाहिए होती हैं कि ये चीज याद रहे। क्योंकि हमारे एमसीक्यूज भी बहुत होते हैं, वो गलत हो जाते हैं, और समझ क्वेश्चंस में भी गया। पिन पॉइंट करके आते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ये नोट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट में एक चीज कर सकते हैं कि ये सारी चीजें फॉलो करें और अपना समरी नोट्स और क्रिस्प करते जाएं, सो समझ दैट गया। उसको बार बार रिवाइज कर सके, और उनकी रिवीजन वीडियोस को भी सुने। और अगर ट्राई कर सकते हैं तो अपना क्या कहते हैं, वॉइस नोट्स बना लें। वॉइस नोट्स, यस, ये मैं भी करता हूँ, इवन फॉर माय सीएफए एज वेल, मैं भी करता हूँ, यस। तो ये बहुत, क्योंकि हमारे में होता क्या है, हमारे 1.5 दिन का टाइम मिलता है सर रिवीजन का। और क्या, कई बार हमें मन नहीं कर रहा होता, तो हम सिर्फ अगर ईयरफोन लगा के सुन लें, वो भी हमारा रिवीजन हो रहा है। और मैं क्या करता था कि उनके ना बहुत कुछ कुछ चैप्टर्स के छोटे छोटे वो थे रिवीजन वीडियो 20-20 मिनट के। तो मैं सोने जाने से पहले बेड पे लेटा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैंने आंखें बंद करी, मैंने रिवीजन वीडियो सुन ली, बस हम्म। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे करके भी आप छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हो, सो दैट वो आगे आके के काम आए। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो मैंने सिर्फ 64 मेरे मार्क्स थे, उसमें मैंने क्या कहते हैं, वो फॉलो करा है, सिर्फ इंस्टीट्यूट सीए फाइनल का, हम्म। ऐसे इंस्टीट्यूट का सिर्फ स्टडी मैटी फॉलो करा है। उसको ही मैंने समरी नोट्स बनाया, उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने हैंड रिटन प्रैक्टिस करे हैं। उनके निमोनिक्स बना लिए थे मैंने, क्योंकि वहां पे जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपको शो करने ही पड़ते हैं पेपर में। समझ गया। अगर आप वो कर रहे हो, तो वो आप कीवर्ड्स को निमोनिक्स बना लो। आपको हर चीज याद नहीं करनी है, आपको बस माइंड में रिटेन करना है कंसेप्ट क्या था। जैसे बीपीआर में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है, तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप पकड़ लो। हम्म। और एज फार एज डायरेक्ट टेक्स्ट इज कंसर्न्ड, तो मैंने फॉलो करा था नोट्स अतुल अग्रवाल के, और उन्हीं की रिवीजन वीडियोस फॉलो करी थी। मैंने कोचिंग नहीं ली, बट काफी अच्छी हेल्पफुल थे उनके नोट्स और उनके रिवीजन वीडियोस और उनका कंपाइलर। एंड इन केस ऑफ इलेक्टिव मेरा था रिस्क मैनेजमेंट, तो मैंने शिवम पलान सर के क्या कहते हैं सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखे थे, और उनके मटेरियल जो कंपाइलर है वो फॉलो करा था। और सिर्फ 6-7 दिन पढ़ा था मैं वो, और पेपर मेरा क्लियर हो गया था। रिस्क मैनेजमेंट का इतना कोई इशू नहीं है। तो ये थी स्ट्रेटेजी और मेरी जर्नी थ्रू आउट सीए की। तो स्केड्यूल कैसे रहता था, मतलब ऑब्वियसली टाइम निकालना, बट यू नो इन इतने ये घंटे काफी पढ़ने के इंटरेस्टिंग लिए, क्वेश्चन है। और फोकस करना, टाइम निकालना तो हर कोई निकाल लेता है, बट फोकस करके पढ़ना उस चीज में इज अनदर डिफिकल्ट डिफिकल्ट पार्ट, आई। हाँ, ये इस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। टाइम कैसे निकालते थे हिमांशु? अगर आप सही में चाहते हो ना, तो आप निकालोगे, आप एक्सक्यूज नहीं बनाओगे। तो मैं कैसे करता था, मैंने 7 बजे तक मैं अपना काम करता था, फिक्स था मेरा 6:30 7। हम्म। मैंने अल्टीमेटम दे रखा था, मैं लैपटॉप ऑफ कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को लीव्स बहुत कम मिलती थी मेरी फर्म में। ठीक है, 15 दिन की मिलती थी इंक्लूडिंग एग्जाम्स, 8 दिन के एग्जाम्स होते थे, 7 दिन की लीव्स अलग से। तो समझ उसमें गया। क्या होता था, मैं जब मैं 2 महीने पहले हूँ, तो मैं 7 बजे पहले बंद कर दूंगा। फिर 7 से लेके आधे घंटे का गैप लेके फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा सुबह, और सॉरी रात को पूरा पढ़ूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। और बीच में भी जो मेरा टाइम होता था ऑफिस का, अगर मेरे को दिख रहा है कि 1 घंटा मेरे पास काम नहीं है, और मेरे हम्म। सीनियर ने मेरे को प्रोवाइड नहीं करा है, वो मेरे को बात पता है कि मेरे पास टाइम है, तो मैं कुछ नहीं, मैं अपने नोट्स खोल के कोई ना कोई एक छोटा सा टॉपिक रिकॉल कर लूंगा। तो ये आपको ना चीजें तो चुरानी पड़ती है। चुरानी पड़ती, दैट्स, आई कैन रिलेट, मतलब सीरियसली आई कैन रिलेट। कॉर्पोरेट्स में भी इट्स लाइक सेम। क्या होता है कि यू नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इधर सीएफए और सीमा सीपीए इवन, हाँ आप आपका 9 घंटे आप पैक नहीं रहोगे।
डेफिनेटली कभी एग्जैक्टली। नहीं रहोगे। दे विल बी ओनली फ्यू डेज, चाहे मंथ एंड में हो जाए चाहे स्टार्ट में हो जाए, वंस इन अ, मतलब कोई एक ऐसा हफ्ता होगा जहाँ पे आप 7 डेज मोर देन नॉट मोर देन 10 डेज आप पूरा दिन में ऐसे पैक नहीं रहोगे, ठीक है। बट द हम्म। डिफिकल्ट पार्ट इज कि आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती, अगर मेरे पास ये टाइम है तो मैं बुक्स खोल के बैठ जाऊँ, नहीं आपको टी ब्रेक चाहिए, नहीं आपको बाहर जाना है, आपको यू नो गपशप करनी है, ये सारे टाइम में चीजें खराब, टाइम एक्चुअली में खराब होता है। एट द एंड ऑफ द यू आर सेइंग दैट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यार। एक्चुअली दिस इज नॉट द फैक्ट, टाइम मिलता है बट हम नहीं चुरा पाते, हम उसको फोकस नहीं कर पाते कि कहाँ डाइवर्ट कर दें। प्लस एक और चीज, हाँ ये तो है ही, प्लस एक और चीज जो मेरे को खटकती है, मतलब जो कमी लगती है आजकल में, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा पीछे भागते हैं। मतलब आईफोन लेटेस्ट है, ये ब्रांड्स हैं, ट्रू मतलब ट्रू। इस उम्र में मेरे को नहीं पता, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसा लगता है, ये चीजें हमारी फील्ड की अभी नहीं है। यस ओवर द यस पीरियड यस। हम जब सक्सेस अचीव कर लेंगे, जो हमें चाहिए, ये बाय हम्म। प्रोडक्ट है, ये आ जाएगा हमारे पास। हमें जरूरत नहीं है अभी इन चीजों की, ये ब्रांड्स की, महंगे अप्लायंसेस की शो ऑफ करने की, कुछ भी चीजें। तो ये चीजें अगर रिफ्रेन कर अमेजिंग। सके अगर हम, हम्म। तो ये चीज फिर हम, हमारा माइंडसेट और क्लियर होएगा, हमें समझ और गया। शार्प दिखेगा सामने का। तो बेसिक एवरेज आप कितना कितने घंटे दिन में निकाल लेते थे? अगर ऑफिस चल रहा है तो 3 से 4 घंटे तो मैं कम से कम निकालता था एक दिन में, कम से कम। ऑफिस के साथ, ओके। हाँ। और सोना कई बार कितने घंटे ऑफिस में होता था? सोना, मैं फिर भी ना, मतलब 7-8 घंटे की मैं नींद निकालता था, क्योंकि मेरा दिमाग चलता नहीं है। समझ मैं गया। ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि 5 घंटे में हम्म। दिमाग चला लूँ। समझ गया समझ तो गया। 7-8 घंटे की मेरे को चाहिए होती थी नींद। तो तो ये ये थी। बेसिकली डेली 4 घंटे, और वीकेंड्स पे? वीकेंड्स पूरा, मतलब सैटरडे संडे मेरा पैक्ड रहता था कि पढ़ना ही है। ऑलमोस्ट मतलब कोई आवर्स का कोई ना ना कैलकुलेशन ना ही ना नहीं है। ना। समझ ना ना गया। ना, मैं आर्ट्स का करता ही मतलब नहीं था, मैं कोई सोशल टॉपिक लाइफ वाइज थी करता ही था। नहीं उस टाइम पे? ना, मैंने आज तक इंस्टा पे नहीं बनाया अकाउंट। अमेजिंग अमेजिंग यार, इतना फोकस काश मैं ये नहीं आ कह रहा कि पाता। इंस्टा पे बना के आप नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं आप है, आप आपके कर पास पाओगे। अपने अपना कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल लूज नहीं एग्जैक्टली। करना चाहिए, आपके पास इतना एग्जैक्टली। कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा मेरे 10 5 मिनट स्पेंड कर दिए, 5 मिनट इज मोर देन इनफ, जस्ट बंद। अब ये नहीं कि आप सोच के 5 मिनट आए थे, आप 50 मिनट निकाल रहे हो उसके ऊपर, वो आपके पास एग्जैक्टली। अपना खुद का कंट्रोल ही नहीं है। और प्लस फ्रूटफुल आपके जब है ही नहीं, अगर समझ आप गया। उससे कुछ अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो बहुत हम्म अच्छी बात है। आप किसी हम्म की हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, अच्छी बात है। आप हम्म। सिर्फ स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हो, फिर क्या फायदा। अनदर क्वेश्चन आई थिंक, ये मोस्टली सब जानना चाहते हैं, और मेरे पास इसके लिए आई थिंक बहुत सारे, मैं देखता हूँ अपने जर्नी के अंदर भी देखा है कि कभी सोचा कि यार सीए छोड़ ही देता हूँ, हो गया अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा, और यू नो लाइक क्या मोटिवेट करा कि छोड़ने वाला ऑप्शन था ही नहीं कभी आपके पास? ये ख्याल आया तो जरूर होगा कभी ना कभी, ऐसा नहीं है नहीं आया होगा छोड़ने का। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट करा आपने। और ये अगर मैं बोलूंगा कि आया नहीं तो ये तो झूठ होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आया बहुत बार था, बहुत हम्म। बार रोना आया था, बहुत बार लगा था कि छोड़ो यार, कोई नहीं, बिना सीए के भी तो लाइफ हो सकती है। बट हिमांशु, मतलब बहुत बहुत जो मोमेंट्स थे ना मेरे लाइफ के, जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ अभी, तो अगर मैं आज छोड़ना चाह रहा हूँ तो ये इन मोमेंट्स ने मेरे को प्रोवोक करा कि कल मैं वापस बाउंस बैक कर लूंगा। तो वो हम्म। मोमेंट्स कैसे कैसे थे हिमांशु, मेरे पापा का जब पता चला हमारे को ना कि वो, मतलब अब कैंसर हो चुका है, तो हम्म। हमने मतलब कुछ पंडित वगैरह को भी दिखाया कि कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र का कुछ तो नहीं है जो समझ हमें गया। ऐसा रिजल्ट दे रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, मतलब दुनिया ओके। छोड़ के। बट उन्होंने कहा कि इसकी सीए छूट सकती है। तो कहते गए हम मानते गए, बट एट द एंड ऑफ द डे
वो चले गए। तो जब वापस हम पूछने गए कि यार ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने जो बात करी और जो मेरे मम्मी ने मेरे को बताई, मेरी आंखें फट गई हिमांशु। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स मेरे सीए में थी, सीए करने में जो मेरे को रोक रही थी, वो प्रॉब्लम वो अपने साथ लेके चले गए। Seriously, I cannot tell you, I'm having goosebumps. Look, मतलब इतना ज्यादा कि वो सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ सो दैट मैं प्रॉस्पर कर सकूं। मेरे को इतना हिट हुआ ये चीज। I can understand. और एक एक बार बात है कि मेरा ना आईपीसीसी का रिजल्ट आया था, Mm-hmm. तो मैं पास हो गया था। तो मेरा फाइनली क्या हो गया था कि आप सीए आईपीसीसी से फाइनल में जा चुके हो, तो एक आप एक लेवल अप हो चुकी हो। Mm-hmm. उसमें क्या हुआ कि जैसे रिजल्ट आया ना, तो मेरी मम्मी ने मेरे को आगे कहा कि मिक्की, आज मैं ना चैन से सोऊंगी खुशी के मारे। मेरे को खुशी हुई थी सुन के, काफी खुशी हुई थी कि मेरी मम्मी ये कह रही है। पर फिर मेरे को लगा कि जब पापा गए हैं और अब तक, तो मतलब चैन से तो नहीं सो पाई। एक टाइम की और एक बात है, मैं ना नया नया शिफ्ट हुआ था गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव, जब पापा का इंसिडेंट हुआ था और मैं आईपीसीसी के पेपर दे रहा था। हिमांशु, मैं एक अच्छी फैमिली से था कि मतलब मेरे को फंड्स की इतनी इशू नहीं आता था। मेरे Mm-hmm. घर में गाड़ी थी, बाइक थी, सब थी। हिमांशु, वो ऐसा टाइम था कि मैं ना घर चेंज करा था, तो स्टोव वगैरह नहीं था उस टाइम पे, कनेक्ट नहीं करा था हमने। तो मैं बाहर ना कुछ खाने लेने के लिए चला गया, मम्मी के लिए और मेरे लिए, कि कुछ ले आऊं। तो वहां पे ब्रेड पकोड़े थे 10-10 रुपए के। हिमांशु, मैंने जब जेब में हाथ डाला ना, मेरे पास 20 रुपए नहीं थे। I can tell you कि कितना डिफिकल्ट होता है एक्चुअली में, और ये जो भी चीजें हैं आई हैव फेस्ड एज वेल, एंड क्या सिनेरियोज रहते हैं एक्चुअली में, और आई कैन अंडरस्टैंड. और सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या था हिमांशु? जब पापा मुझे छोड़ के गए ना, अगर हम फाइनेंशियली उस टाइम पे स्टेबल होते, तो एक फाइनल गुड बाय कर सकते हैं आई अंडरस्टैंड. बिना कुछ सोचे समझे फाइनेंशियली। जब आपके पास फाइनेंस का कनेक्ट आ जाता है ना, तो एक दिन हो गया था मेरे को पापा का से दूर हुए हुए। फिर मेरे को समझ में आया कि माधव, तेरे पास अभी ना रोने का टाइम नहीं है। रोक अपने आंसू। खुद से बोला मैंने, किसी से नहीं बोला। रोक अपने आंसू। अभी तू रो ही नहीं सकता। रोना है या नहीं वो तो अलग बात है, तू रो ही नहीं सकता। जिस दिन तू सीए बनेगा ना, तो उस दिन रोइयो। एंड द फैक्ट इज, मतलब कई बार रोना आता था, बहुत रोना आता था, कंट्रोल ही नहीं था। बट जिस दिन मैं सीए बना ना, एक्चुअली हिमांशु, मेरे को उस दिन भी याद थी, 15 जुलाई की बात है। मैं मंदिर गया, प्रसाद दी मतलब लिया, और मैं सिर्फ 15 मिनट वहां बैठ गया। सिर्फ बैठा और फाइनल गुड बाय बोला कि पापा अब जाके। सो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना ऐसे टाइम पीरियड में, सीरियसली मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, पूछने नहीं वाला था, बट कैसे पॉसिबल था यार, मतलब आई थिंक नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता, बिकॉज मेरे डैड को गए हुए आई थिंक काफी साल हो चुके हैं, मैं 2007 में, 7-8 में, सो ओके। इट्स, और आज का टाइम, एंड आई फील लाइक कि वो स्पेस हमेशा रहेगा, है ना, वो कभी जाएगा ही नहीं, वो कहने वाली बात ही नहीं है। एंड मेंटली स्ट्रांग रखना, उन सब चीजों से आगे बढ़ना, एंड पता नहीं कैसे,
या तो इग्नोर करते थे हम्म, उस फैक्ट को कि यार ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट फैक्ट एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग? हिमांशु, क्या होता है जब आपके पास ना ऑप्शन ही स्ट्रांग रहने का रह जाए ना, हम्म तो फिर कोई चीज रहती नहीं, मतलब आप वीक तो पढ़ ही नहीं सकते। हम्म सब कुछ तो खत्म हो चुका है आपके पास। तो पता है, एक रॉकी बल्बोआ की मूवी है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, रॉकी 4। उसका ना एक काफी अच्छी मूवी है, देखने लायक है। उसमें एक डायलॉग है और बहुत मतलब मेरे दिल के पास है, मैं बताता हूँ आपको। वो डायलॉग ऐसा है कि हो सकता है मैं, मतलब वो बताता है अपनी वाइफ को, सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिससे वो लड़ने वाला है, कि हो सकता है मैं उसको ना हरा पाऊं, हम्म हो सकता है मैं उसको ना हरा पाऊं, पर मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके सारे पंच और उसके सारे एग्रेशन को एब्जॉर्व कर सकता हूँ। और अगर उसने मेरे को हराना है, अगर उसने मेरे को हराना है, तो उसको मुझे जान से मारना पड़ेगा, उसको मुझे जान से मारना पड़ेगा, वरना मैं तो हार नहीं मानने वाला, मैं मरने के लिए आया हूँ। तो और मेरे को पता नहीं है कि वो रेडी है कि नहीं मेरी जान लेने के लिए, विच मीन्स मेरे पास अभी भी होप है, चाहे मैं हरा नहीं सकता, बट मैं अगर लड़ता रहूं तो क्या पता ओवर द पीरियड वो हार जाए। ये थॉट प्रोसेस मेरा कहीं ना कहीं रहा कि हम्म ये आईसीआई या ये जिंदगी कितना कर लेगी, लास्ट में जान ही जा सकती है ना सिर्फ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ये था कि अगर जानी अगर जान जानी ही है तो जान फूक दो फिर। तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जो भी चीज हो सकती है वो करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो चीज ऑक्सीजन है आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए। वो आपको उठाएगी, समझ आपकी गया। फैमिली जो आगे आने वाली है उनको एक 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 स्टेबिलिटी देगी। जो आपने चीजें देखी हैं वो नहीं देखेंगे फिर वो। ट्रू। ये माइंडसेट था मेरा जो मेरे को वापस बाउंस बैक करवाता था हर बार। इवन मेरे आई फील द सेम कि आपके पास दो ऑप्शन है, ये अपने आने वाली पीढ़ी को सुधार दो, एग्जैक्टली। मतलब क्या छोड़ के जा रहे हो उनके लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड एग्जैक्टली। वो कोई डिसाइड नहीं करता, सिर्फ आप ही डिसाइड करते हो आप उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो पीछे, एंड वो कैसे रहने वाले, दैट्स इट। एंड उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। आप खुद जैसे मर्जी करो, रोके करो, इग्नोर करके करो, बट करना तो पड़ेगा ही। कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके लिए। एंड दी वन इम्पॉर्टेंट बिल्कुल। क्वेश्चन, आई थिंक सबकी लाइफ में एक एक वो इंसान जरूर होता है, मेरी लाइफ में था, मेरी दादी थी। उन्हीं ने ही मोटिवेट करा उस लाइफ में कुछ करने के लिए। दैट वन पर्सन who मोटिवेटेड यू इन ऑल दैट जर्नी कि यू नो कि ये करना ही करना है, और हम्म। जो कभी पीछे हटा ही नहीं। मतलब एक बार को फ्रेंड्स भी कई, मैं कहूँगा, स्टेप बैक कर जाते हैं एक मोमेंट पे आके, जब वो देखते हैं कि यार क्या क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। सो एक वो पर्सन जिसने कभी भी वो यू नो कभी वो स्टेप बैक नहीं करा एंड मोटिवेट ही करा चीजों को लेके। तो वैसे तो मेरे लाइफ में काफी सारे सपोर्टर्स थे, मेरे रिलेटिव, मेरी नानी, मेरे मामा मामी, हम्म मासी की फैमिली, एक्सटेंडेड नानी की फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। बट एक एक पर्सन जो मतलब थ्रू आउट जर्नी मेरे साथ था ना, हम्म और जिनकी वजह से मैं आज कुछ भी हूँ, और पूरा क्रेडिट उनको जाता है, तो वो है मेरी मदर, उषा शर्मा। सो अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ अपनी मदर से। अरे आपका ही प्लेटफॉर्म है। नमस्ते आंटी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरी मम्मी भी। हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब योर फेस इज लुकिंग लाइक माय दादी माँ, उनका भी फेस बिल्कुल ऐसा ही है, स्वीट सा। हाँ बहुत स्वीट सा। तो बेसिकली आप वो पर्सन है जिन्होंने सबसे ज्यादा मोटिवेट करा, ये तो हमें पता लग गया। तो आपने इनको अपने इनके डिफिकल्ट टाइम में, जब ये बहुत डाउन थे, तब भी संभाला,
जब ऊपर थे मोटिवेट हम्म, भी करा, तो कैसी रही इनकी जर्नी, आप अपने हिसाब से बताना चाहेंगे? अगर मैं इस जर्नी को कंपेयर करूं तो शायद मैं अपने से कंपेयर करूंगी मैं इसकी जर्नी को कि मेरी जर्नी में भी कुछ ऐसे टर्न आए थे कि जहाँ मुझे अपनी कुछ जैसे चॉइसेस होती है ना उसको क्विट करना पड़ा था। स्टडी से रिलेटेड हो गई या समझ कुछ गया। और चीजें थी। तो शायद मैंने एक बार बताना चाहूंगी कि मैंने एक बार लॉ में एडमिशन लिया था। तो मैंने एक ही साल अपना किया था, तो दूसरा साल मैं उसमें तैयारी की थी मैंने, लेकिन मैं जैसे सर्कमस्टांसिस बन गए थे कि मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, तो मेरी लॉ छूट गई थी। और तो वो छूट उस टाइम पे तो लगा था कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास फैमिली है, बच्चे हैं, मैं इनको देखूं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मतलब हर्ट करता था कि मैंने क्यों छोड़ा उस टाइम को। थोड़ा सा टाइम टफ था, मैं निकाल लेती किसी भी तरह से उस चीज को। हम्म। तो दो तीन बार और भी ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैंने स्टेप लिया और फिर मैंने स्टेप बैक किया। तो मुझे लगा कि शायद फैमिली के पीछे, मतलब अपने बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे, तो वो कहीं ना कहीं थॉट्स मेरे दिमाग में हमेशा रहते थे कि मैं जो मेरा रह गया या मैंने गिव अप किया, तो मैं अपने बच्चों को वो ना करने दूं। तो उनके साथ इसलिए मैं हमेशा खड़ी रही कि क्योंकि मुझे पता है कि वो जो टाइम होता है दोबारा नहीं आता आपकी लाइफ हम्म। में। और आप उसको फिर बाद में सिर्फ एक एक पछतावा रह जाता है आपकी लाइफ में, तो हाँ, वो आप सिर्फ है कोसते हो ना। अपने आप को उस टाइम को कि क्यों नहीं हाँ, करा कि एक्चुअली। मैंने क्यों नहीं किया उस चीज को, कि रीजन कुछ भी हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा था कि मैंने इसके साथ इसलिए दिया कि मैं चाहती थी कि जो मैंने नहीं किया वो मेरे बच्चे करें, तो उसमें से ये बहुत बड़ा रीजन था। और समझ मैंने गया। कभी मैंने सोचा था कि अ, वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता था कि, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक ऑफिसर ग्रेड में देखना चाहती थी। और ये मैंने एक मिशन बना लिया था अपनी लाइफ में कि मैं इनको एक ऑफिसर ग्रेड तक मतलब चाहूंगी कि पहुंचे। और मैंने आज ये अपना मिशन भी रिवील कर दिया आपके सामने। मतलब सीरियसली मेरे को तो गूज बम्स आ रहे हैं कि एक्चुअली में कितना मुश्किल रहता है। मतलब उनके लिए तो जर्नी मुश्किल थी, बट जो आपके घर में आपके साथ होता है 24 घंटे, उनके लिए भी सेम डिफिकल्ट, आई वुड नॉट से हाँ, डिफिकल्टीज, बट वो स्ट्रगल सेम होती है। बट वो कहीं ना कहीं सेम वो होती। वो दिखती नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस उनकी होती है, बट सक्सेस के पीछे आप होते हो। ये रीजन सबसे बड़ा रहता है। हाँ, शायद शायद ये चीजें हमारे हमारे एक्सपीरियंस के साथ या हमारी लाइफ में जो पास्ट में जो चीजें हमारे साथ होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो सीखना भी चाहिए हमारे को, और ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कम से कम वो चीजें फेस ना करनी पड़े जो हमने एक फेस की है। तो एक वही बहुत बड़ा। आपके पास दो हाँ, ही चॉइस होती है कि आप या तो छोड़ दो, छोड़ने के बाद आप ये हाँ, सोचो कि आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या एक्चुअली में छोड़ के जा रहे हो। ये आपके ऊपर क्वेश्चन हाँ, होता है कि आप उनको क्या क्वेश्चन दे होता के है। जा रहे हो। जी। आप उनको प्रोस्पेरिटी दे के जा रहे हो, या आप उनको वही स्ट्रगल के अंदर वापस छोड़ के जा रहे हो। तो ये हाँ, ये हमारे हाथ में ही होता है, देखा जाए तो हमारे हाथ हमें भी होता हमें है कि चूज करना होता है। तो ये होता है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, और क्यों ना दे हम लोग, जो क्यों अगर ना हम दे, लोग थोड़े क्यों ना दे हम इन चीजों को जब जो हमारे कैपेबिलिटी पास है है। हमारे पास, सपोर्ट हाँ, है तो। स्ट्रगल, आई आई नो। माधव ने मुझे सीरियसली, माधव को बात को काफी टाइम से जान, ऑलमोस्ट सीए में हमने साथ नहीं पढ़ा था जब बैक इन 2016 17, बट ये स्ट्रगल रही है मुझे नहीं पता था लिटरली। आई वाज लाइक कि कभी इन्होंने रिवील ही नहीं होने दिया वो चीजें, और अस, कभी इनके फेस पे हम्म, दिखा ही नहीं। असल में माधव वैसे तो इमोशनल बहुत है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। लेकिन ड्यूरिंग पीरियड जो भी हमारा ये स्ट्रगलिंग पीरियड था, इसमें इसने अपना जो स्ट्रॉन्ग साइड दिखाई है ना, वो मुझे भी नहीं पता थी कि माधव इतना स्ट्रॉन्ग है। अपने सीरियसली। दिल और दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और इसने मुझे बोला था कई बार, जैसे लोग बोल देते हैं ना आपको कि इतना लंबा टाइम हो गया, अब आपका ये काम नहीं हो सकता, नहीं अब हो आप सकता। इसको जॉब बहुत जॉब लोग बोलते हैं, कराइए, है बहुत ना। लोग बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं। तो लेकिन मैं इसके साथ उस टाइम पे खड़ी रही कि नहीं, शायद मुझे भी कई लोगों ने बोला को कि आप इस एज में ये काम नहीं कर पाओगी, आप जो भी हम्म। आपकी जो भी आपने स्टेप लिया था नहीं कर। तो मैंने वो लोगों की बात को सुना,
उस टाइम पे शायद। लेकिन मैंने इसके साथ खड़ी रही कि मैं हम लोग कोई बात नहीं, सुन लेंगे अभी ये सारी बातें, और लेकिन कभी ना कभी हमारा टाइम आएगा तो आएगा। होता है, नहीं होता है। आप घर में बैठे होते हो, आपके सामने दो लोग बैठे हैं, तो आपको फेस पे बोल हाँ के जाते हैं हाँ, कि नहीं होगा यार, कुछ और कराओ, क्यों इस नहीं चीज में अपना हाँ, इतना टाइम अब वेस्ट इसको कर रहे हो। जॉब कराओ, इसको ये कराओ, हालांकि वो मतलब वो हर्ट चीजें होता है, आप कुछ कह भी नहीं पाते हर्ट उसमें। होता है, हाँ। लेकिन मैंने इसको ये कहा कोई बात नहीं, अगर तुम जैसे भी, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारी आगे आने के लिए जो चीजें चाहिए, जितना मैं कर सकती हूँ मैं जरूर हेल्प करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक उस स्टेज पे देखना है जहाँ की मैं अपने आप को नहीं देख पाई थी। और मैंने इसको ये बोला भी था, मैंने शेयर भी किया था कि मिक्की, मेरे को तुमने वो सब दे दिया जो मैंने मिस किया था अपनी लाइफ में। तो थैंकफुल भी हूँ इसके, क्योंकि इसने इस चीज को पूरा किया मेरी लाइफ में, नहीं, इनके उस फेस कमी पे को पूरा किया। इतने स्ट्रांग थे, कभी दिखा ही नहीं। एक्चुअली में मुझे आज पता लग रहा है कि ये लाइफ जर्नी ऐसी रही है। कभी इनके फेस पे, कभी फोन पे भी बात हुई है काफी बारी, बट कभी लगा ही नहीं कि ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट, इतने सारी चीजों से इन्होंने लाइफ में हाँ अकम्प्लिश करा है। हाँ, लेकिन वही है ना कि फैमिली जो थी हमारी बैक में थी, इसकी मेरी मदर थी, ब्रदर हो हम्म। गए, है ना, ये फैमिली हमारी की थी, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। और वही हम सबसे लोग ज्यादा चाहते हैं कि सपोर्ट अब, आपका रहे। हाँ सबसे ज्यादा आपका हाँ रहा। आप 24 घंटे रहे हो उनके साथ, और आपने वो देखा हाँ है रात को पढ़ते हुए, रोते हुए, हर चीज आपने फेस करी हाँ, है। ये मैंने देखा है। वो आप नहीं टूटे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप टूट जाते तो वो ही, ये भी टूट जाते, बट आप नहीं टूटे, आपने टूटने भी नहीं दिया। वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो शायद मेरी बैकग्राउंड मेरी थी कि मैं अपने आप को, इसको अपनी जगह पे देख रही थी कि मैं सपोर्ट हर हाल में तुम्हें करने वाली हूँ। जो भी तुम्हारी अचीवमेंट है वो तुमने लेनी है, उस तक पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। और मैंने शायद बहुत सारे डिसीजन भी मतलब अगेंस्ट में लिए थे, इसीलिए कि इसकी कोई भी किसी तरह की हर्डल ना आए लाइफ में। आएगी तो हम लोग उसको फेस करेंगे और क्रॉस करेंगे और पहुंचेंगे उस लेवल तक कि हम लोग बहुत बहुत सेक्रीफाइस करा आपने भी, नो हाँ, डाउट, बहुत सेक्रीफाइस करा आपने भी। थैंक यू आंटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली आई फील लाइक बहुत सारे लोग एक्चुअली मोटिवेट होंगे इससे, और बहुत सारे लोगों से मैं मिलता भी हूँ, अपने ऑफिस में भी देखता हूँ। दे ट्राई टू कन्विंस देयरसेल्फ कि यार स्किप कर देते हैं, अब नहीं हो पाएगा। हम्म, बट वो हम्म, ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप उतने आप स्ट्रांग बन सकते हो तो यू हैव टू बी दैट स्ट्रांग। बट वही आपको अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज ही सिखाती हैं। अगर आपको आपकी लाइफ में हाँ, कंफर्ट है, आपके पास 24 घंटे कंफर्ट रहता है, तो आप नहीं कर पाओगे वो तो, वो फॉर श्योर। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल तो करना पड़ेगा। अब वो जैसे मर्जी करो, या वो लाइफ कर दे या आप खुद कर लो, वो आपके ऊपर यस यस। है। फॉर श्योर। ओके, थैंक यू थैंक आंटी, यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम यू। आंटी। माधव, सीरियसली बहुत अच्छा लगा यार। मतलब बेस्ट इंटरव्यू था यार, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। मुझे आई एम श्योर कि लोगों को भी एक्चुअली बहुत मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड लास्ट थिंग, आई थिंक लास्ट एक जिसे कहते हैं ना गुरु मंत्र, और सम मोटिवेशन की, जो लोग एक्चुअली इस पूरी जर्नी में अभी भी हैं, और थोड़े बहुत नहीं, हजारों में हैं, तो इस फेस में इस टाइम वो स्ट्रगल कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंच गए हो, उनके लिए गुरु मंत्र, एक स्ट्रैटेजी, या एक मोटिवेशनल, जो आप कुछ कहना चाहोगे। ठीक है। तो हिमांशु, जैसे हमारा ये प्रोफेशन का फील्ड, जैसे सीए, सीएफए, हम्म। सीपीए या सीएमए, सीएस, कभी कभी क्या होता है कि स्टार्ट करना होता है पर्सन को, उनको गाइडेंस नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के होते हैं, उनके उसके पहले की जनरेशन होती नहीं है। ट्रू, तो सबसे ट्रू। पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे अपने लर्निंग के, मतलब हम्म। स्कूलिंग में हो, आप फिगर आउट करो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप सीए को इसलिए मत घुसो कि इसमें बहुत स्कोप है। स्कोप बाकियों में भी है, आप आईएएस बन सकते हो, आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। आपको बनना क्या है, एक चीज, ट्रू, ट्रू। एक चीज फाइंड आउट करो, और फिर दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछो कि ये ही क्यों, यही प्रोफेशन क्यों, बाकी क्यों नहीं। बाकी क्यों। अगर आपको आगे जाके इसके लिए पैसे भी ना मिले तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी सिचुएशंस वर्स्ट हो जाए तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो क्या। अगर ये सारे आंसर आपको आंसर हाँ 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 मिलते रहे, तो
आप सही ट्रैक पे हो। तो फर्स्ट ऑफ थिंग आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्या है। सेकंड, क्यों यही करना है, हम्म ठीक है। और उसके बाद वो गोल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट बन जाना चाहिए जितने सांस लेना। ये तीन चीजें आपने अगर फॉलो कर ली ओवर द पीरियड, आप अचीव कर लोगे जो भी आपका क्या कहते हैं गोल है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने सर्कल में देखिए, आपके सर्कल में लोग कैसे हैं। हम्म आपके सर्कल में क्या डिमोटिवेटेड पर्सन है, या जो बहुत एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं, ऐसे हैं, या ऐसे पर्सन हैं जो आपको पुश करते रहते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, हमेशा आपको गाइड भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, और आपको पुश भी करते रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप शुगर कोटेड बातें करके आपको खुश कर देंगे। आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो मैं मिस करता हूँ कईयों में, कि आप अपने पेरेंट्स को ना रिस्पेक्ट दीजिए, मदर फादर को बहुत ट्रू ज्यादा। ट्रू ट्रू उनको, और स्पेशली सिर्फ मदर पे मदर डे को और फादर पे फादर डे को रिस्पेक्ट मत दीजिए फोटो लगा के। ट्रू हर डे करिए, और आपको किसी को दिखाना नहीं है, हम्म। आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना, ये वाली चीज। आप हैशटैग मदर फोटो डे। लगानी है, आपको फोटो लगानी है, गुरु पूर्णिमा पे लगाइए ना उनके फोटो, ट्रू ट्रू है ना। अगर आपको दिखाना ही है, जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो मत करिए। तो ये तीन चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, और ऑब्वियसली कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक कोट मैं शेयर करना चाहूंगा जो बहुत बहुत अजीज है मेरे लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शहीद भगत सिंह सर ने बोला था कि जिंदगी खुद के दम पे जीनी चाहिए, जिंदगी खुद के खुद दम पे के दम जीनी पे जीनी चाहिए, चाहिए। औरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। ये चीज आज भी, पहले भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। तो ये चीज आप याद रखिए, बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस मिलेगी आपको, और ग्राउंडेड रहिए सक्सेस के बाद भी। ग्राउंडेड, दैट्स ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। ये नहीं कि आप मैंने बहुत बारी देखा है लोग, कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस आ जाती है, और हाँ। इवन अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ, अपने ऑफिस में या आसपास के कल्चर्स में हम कई बार देख लेते हैं कि देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू ओवरशो कि I'm the हम्म। senior one, I'm the prosper, I have the prosperity of doing having either एग्जैक्टली। CA, CFA or whatever it is। तो उससे आप लीडरशिप, आप एक लीडर नहीं बन पाएंगे। आप प्रोस्पेरिटी तो आ जाएगी, आप एक प्लेयर बन जाएंगे, but आप लीडर नहीं बन पाएंगे, बिकॉज nobody will follow you, nobody will try to interact with you। सो आप एक एक टीम प्लेयर जरूर बन सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, बट आप एक लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। फॉर बीइंग अ लीडर यू एग्जैक्टली। हैव टू बी ग्राउंडेड। दैट्स ट्रू। ग्राउंडेड। ट्रू। और अगर आपके लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ है, तो rather than आप उसको कर्ज करते रहे, क्रिप करते रहे, हम्म एक तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, प्रॉस्पर करिए। प्लस ये ना, कृष्ण जी ने कर्ण को बोला था कि आप ना अर्जुन से भी ज्यादा परफेक्शन हो आप में, धनुर्विद्या में बेसिकली। कहाँ गलती हुई, वो ये हम्म कह रहे कि आप हमेशा आप ये देखते थे कि आप सूट पुत्र और आप उसी को करते रहते थे। आपके पास इतना सक्षम, इतने कैलिबर था, आप जितने भी वो कम्युनिटी थी, आपने उनको हेल्प नहीं करी, आप सिर्फ अर्जुन को हराने में लग गए। ट्रू। आप जैसे ही उस लेवल पे पहुंचो, तो जो आपने हर्डल्स देखी हैं, जो इश्यूज देखी हैं, आप उस कम्युनिटी को फाइंड आउट करो जो सेम से गुजर रही है, और गुजर उनके रही पास है। कोई नहीं है, उनको जरूर हेल्प करो। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस इंटरव्यू, कनेक्टिंग विद पीपल, एग्जैक्टली। एंड सीरियसली अमेजिंग। और वो खुशी जो आप हाँ देख एग्जैक्टली। अंदर से होती है, वो दिमाग से होती है, वो आप जितना मर्जी पैसा खर्च लो, आप जो मर्जी कर लो, आपको नहीं, नहीं हाँ, मिलेगी। जो आपको नहीं किसी को मिलती। एक को हेल्प करके मिलेगी। आप अपने आज एक कोई बुक उठा के दे दो किसी को, जब वो लेके जाएगा हम्म। और जब पास होगा तो वो लगता है कि यार आपने कुछ किया है किसी के लिए। मतलब वो जर्नी, वो फीलिंग ही अलग होती है, कैन नॉट एक्सप्रेस। आपके यू कैन नॉट बाय दैट। सब कुछ अपने लिए ना करके, सब एट सम स्टेज ऑफ टाइम यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो और सिर्फ, और ये भी चीज है कि ऐसा कहा जाता है कि
जैसा आप कर्म अच्छा करते तो आपको फल अच्छा मिलता है, ये बात सच है, ये बात सच ट्रू, है। बट आप सिर्फ कर्म इसलिए मत करिए कि आपको फल अच्छा चाहिए। ये भी है, ट्रू। और फिर आप क्योंकि तभी एक ऐसा, पॉइंट आता है कि जब आप, सॉरी मैंने आपको काटा, एक पॉइंट आता है कि आप हाँ उस, जब वो फल नहीं मिलता आप कर्म करना भी छोड़ देते हो। हाँ, आप उसकी परवाह मत करिए। परवाह मत करिए, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एग्जैक्टली। अब वो कर्म चाहे जैसे मर्जी हो, फ्री में भी करना पड़े, किसी भी सिचुएशन में करना पड़े, वो करना तो पड़ेगा हाँ, ही। ट्रू। करिए। और ये देखिए, सामने वाला हो सकता है, सामने वाला आपको ऐसा लगे कि आप जैसे किसी को हेल्प करो तो वो हिमांशु ही है, यस। 5 साल 10 साल पुराना, जिसको एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है। तो एक ट्रू। यंग, एक एल्डर हिमांशु एक यंगर हिमांशु को हेल्प कर रहा है, आप ऐसे देखिए। फॉर आप श्योर। ज्यादा उनको उनको हेल्प कर पाओगे फिर। फॉर श्योर। सीरियसली थैंक यू माधव फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। आई थिंक हमने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं और ये बहुत इंस्पायरिंग रहेगा, आई एम श्योर। और बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, बिकॉज जब मैं खुद को कर सकता हूँ तो आई थिंक बहुत से लोग जरूर करेंगे। एंड दूसरी चीज आई वांट यू टू टेल कि अगर आपको माधव की कोई भी हेल्प चाहिए, माधव का लिंक्डइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली उनसे। लिंक्डइन में मैसेज करके बात कर सकते हैं। ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स in terms of CA, in terms of life, in terms of even he can help you in getting motivated as well. So hopefully he will surely help you. उनका लिंक्डइन आपको ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू माधव, थैंक यू फॉर दिस थैंक अमेजिंग यू सो इंटरव्यू। मच, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हिमांशु। टाइम। मतलब सीरियसली आई रियली वांट थैंक टू थैंक यू। मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि, मतलब मैं बस थैंक यू मुंह से नहीं बोल रहा, बट मेरे अंदर एक्चुअली वो फीलिंग है जो आई कैन नॉट एक्सप्रेस वो, यू नो, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। या, थैंक यू, थैंक यू फॉर टाइम। यू सो मच। बाय। थैंक यू। बाय। बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।